किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसके बावजूद भी हमको उत्पादन उतना ही मिलता है ना। हमारे इंडिया में दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में 30 प्लस उत्पादन लेता है और दूसरा किसान खर्च उतना ही कर रहा है लेकिन उसका गेहूं 20-22 कुंटल ही निकल पाता है। तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और खाद और उर्वरक का एक ऐसा फंडा भी बताने वाला हूँ जो आप घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो, वो भी जीरो खर्च में। और इसके 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। बस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिले तो बिल्कुल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। इससे पहले हम कुछ विशेष पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने गेहूं की फसल में CRI स्टेज सुना होगा, क्राउन रूट इन्यूटेशन स्टेज जिसको बोला जाता है। 21 दिन के बाद ये हमारी गेहूं की फसल में आ जाती है। अब ये क्राउन रूट्स क्या है? देखिए, क्राउन रूट्स मतलब 21 दिन के बाद हमारी जो गेहूं की फसल है उसके पौधे में जड़ों का विकास स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले जो जड़ रहती है उसको बोला जाता है सेमिनल रूट्स। अब 21 और 40 दिन की अवस्था ऐसी है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब गेहूं की यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो, फुटाव यदि नहीं हो रहा है तो फुटाव भी बढ़ा सकते हो। गेहूं की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इसके अलावा सल्फर। सल्फर ये सबसे जरूरी चीज है। सल्फर इसलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि हमारी फसल में फंगस जनित रोग कम से कम लगे। आपने देखा होगा गेहूं में पीलापन अभी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? फंगस। मतलब फंगिसाइड का आपको छिड़काव करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही ये कंट्रोल होगा। फिर ये तो बात की बात है, अब आपको कौन कौन सा छिड़काव करना है उसके बारे में ही हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले, यदि आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगा रहे हो, अब कुछ किसान भाई क्या होता है, स्टार्टिंग में गेहूं की बुवाई करते समय DAP नहीं दे पाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, या तो हो सकता है उनके पास DAP नहीं हो या फिर मिला नहीं हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो आप DAP पहले पानी पे भी दे सकते हो, उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फास्फोरस का देना बहुत जरूरी है। देखिए फास्फोरस यहाँ पे क्या करता है, पहली चीज पौधे को मजबूती तो देगा ही देगा। अब हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो बढ़वार तो होगी होगी, है ना। बढ़वार यदि होगी तो यहाँ पे क्या होता है, पौधा कमजोर हो जाता है ना। अब थोड़ी बहुत हवा यदि चलती है तो मतलब हमारी फसल आड़ी भी हो सकती है, और यदि आड़ी हो गई तो वहाँ पे जीरो साइज का दाना बनेगा। इसलिए पौधे की मजबूती बहुत जरूरी है। और पौधे की मजबूती कौन देगा? फास्फोरस। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा फास्फोरस के और भी काम है। यहाँ पे आप जो पत्तियां देख रहे हो, इन पत्तियों का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारी फसल में। ये पत्तियां यदि हरी भरी है तो हमारी फसल स्वस्थ है। यहाँ पे जितनी हरी भरी पत्तियां रहेगी उतना ही अच्छा भोजन बनेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी ही अच्छी होगी। और जितना अच्छा भोजन बनेगा उतना ही पौधे का विकास अच्छा होगा। इसलिए इन पत्तियों पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। ये लास्ट स्टेज तक हरी भरी रहना चाहिए। अगर ये हरी भरी है तो आप समझ लीजिए हमारी फसल एकदम स्वस्थ है ना। तो कहीं ना कहीं फास्फोरस का इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हम क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा और जरूरत से कम, ये चीज़ याद रखना, ये दोनों ही हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है। यदि आप जरूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हो, जरूरत से ज़्यादा पोटास दे रहे हो, जरूरत से ज़्यादा जिंक दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी फसल में नुकसान कर सकता है। नाइट्रोजन देने का क्या मतलब है? ज़्यादा नाइट्रोजन आप बढ़वार के लिए दे तो दोगे, वहाँ पे हाइट तो ले लेगा लेकिन कमज़ोर हो जाएगा। यदि पोषक तत्वों की आप सही मात्रा रख रहे हो तो पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। अब यदि फास्फोरस नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप DAP का छिड़काव कर सकते हो पहले पानी पे, है ना। अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके अलावा यूरिया आपको लेना है 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से, 1 बैग आपको यूरिया लेना है। और जिंक, जिंक ये हालांकि पहले ही दिया जाता है लेकिन आप बाद में भी पहले पानी पे भी दे सकते हो। जिंक रिकमेंड किया जाता है भैया 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको जिंक देना है। पर हेक्टर का मतलब आपको फंडा समझ में आ ही गया होगा। 1 हेक्टर में 2.47 लगभग लगभग 2.5 एकड़ होता है। अगर एकड़ की बात की जाए तो 8 से 10 किलोग्राम आपको जिंक देना है। बढ़िया यूरिया में मिक्स कीजिए और जिंक भी मिक्स कर दीजिए और दोनों का छिड़काव कर दीजिए। आप बोलोगे आपकी फसल की एकदम रंगत चेंज हो जाएगी। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिंक के साथ आपको फास्फोरस कभी भी प्लस नहीं करना है। यदि फास्फोरस आप प्लस कर रहे हो तो आपको उसमें चिलेटेड जिंक लेना पड़ेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप छिड़काव कर दीजिए। और DAP यदि आपने नहीं दिया तो DAP का पहले छिड़काव करिए, इसके कुछ दिनों बाद आप जिंक और यूरिया मिला के डाल दीजिए, है ना। ये हो सकता है, या फिर आप स्प्रे में भी आप जिंक का छिड़काव कर सकते हो।
उसका एक फंडा मैंने आपको बताया था, जिंक सल्फेट, इसके अलावा चूने का पानी, इसके अलावा गोड़, यूरिया, इन 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर का घोल बना के छिड़काव कर दीजिए। ये एक सिंपल सा फंडा है ना। अब सल्फर इसमें भी प्लस कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया इसमें सल्फर प्लस ना करें, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होगा। पाउडर फॉर्म में सल्फर यदि आप डालोगे तो यहाँ उड़ गया, वहाँ उड़ गया। इससे बेटर है आप सल्फर की जगह पे टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले लीजिए। दो तो इसमें सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा फंगीसाइड भी हम इसमें प्लस कर रहे हैं, टेबुकोनाजोल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अलग से छिड़काव कर दीजिए। आपकी फसल में यदि पीलापन आ रहा है या फिर कोई भी फंगस जनित रोग है तो उसके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। इसमें आप एक इमिडाक्लोप्रिड भी प्लस कर लीजिए, इसके अलावा चिपकू प्लस कर लीजिए। मतलब हम यहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी प्लस कर रहे हैं, फंगीसाइड भी प्लस कर रहे हैं, तो हमारी फसल कुछ दिनों तक सुरक्षित रहेगी, है ना। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के बढ़िया अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। यदि आप स्प्रे की बात करते हो, ज़्यादा ही पीलापन है या ज़्यादा ही ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जहाँ पे हमने यूरिया और जिंक प्लस किया है तो वहाँ पे सागर का भी प्लस कर सकते हो। सागर का यदि आप प्लस कर रहे हो तो वहाँ पे जिंक की मात्रा थोड़ी कम कर लें। पहले मैंने जिंक की मात्रा 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से बताई थी। यदि सागरिका आप प्लस कर रहे हो तो वहाँ पे 5 किलोग्राम आप सागरिका ले लीजिए, 5 किलोग्राम जिंक ले लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हो पहला पानी लगाने से पहले। ये हम पहली सिंचाई करने से पहले वाला फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी सिंचाई यदि आप कर रहे हो 40 से 42 दिन में, तो उस स्टेज पे आपको क्या करना है, कैसे खाद और उर्वरक का शेड्यूल जमाना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कुछ किसान भाई एनपीके 19-19 और 0-52-34 में भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एनपीके 19-19 हमको कब देना है, एनपीके 0-52-34 हमको कब देना है। तो इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो ऑर्गेनिक खेती में एक बहुत बढ़िया खाद मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है जीवामृत। जीवामृत के लिए आपको 20 लीटर गौमूत्र की ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 किलोग्राम बेसन की ज़रूरत पड़ने वाली है, 2 किलोग्राम गुड़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसके अलावा 1 किलोग्राम किसी भी पेड़ के पास की मिट्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट रखना। आपको इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे किसान भाई कमेंट करेंगे कि भैया बकवास ज़्यादा करता है, काम की बात कम करता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही रहता है, हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में अच्छा मुनाफा मिले, कोई भी फसल हो। सिर्फ और सिर्फ हम इस पे ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी त्रुटि मेरे द्वारा होती है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।